लो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड 2027 की परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताने वाला हूं आज संडे का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताऊंगा 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और अगर आप उन एमसीक्यू में से 20 में से 15 एमसीक्यू कर पाते हैं तब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप इन एमसीक्यू को अच्छे से कर पाते हैं, सारे एमसीक्यू कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल टॉप लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर 15 एमसीक्यू आप कर पाते हैं तो इसका मतलब आप मीडियम तैयारी कर रहे हैं। अगर 10 से कम एमसीक्यू आप कर पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी लो लेवल पर है। तो आज आपका संडे का टेस्ट होने वाला है। संडे टेस्ट के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? संडे टेस्ट के अंदर हम लोग सारे क्वेश्चंस को, बिल्कुल सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस को, रिपीटेड एमसीक्यू को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर आप मुझे नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, चैनल पे नए आए हैं मेरे प्यारे भाई बहन, मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड की क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की थी और केमिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किया था। तो आइए मैं इस क्लास को शुरू कर देता हूं। प्यारे भाई बहन, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे मॉडल पेपर्स को देखोगे, अगर आप यूपी बोर्ड के पिछले मॉडल पेपर्स को देखोगे, वहां आपको पता लगेगा कि शुद्ध जल की मोलरता एग्जाम में बार बार आती। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, शुद्ध जल की मोलैरिटी क्या होती है। तो आपको 4 एमसीक्यू दिए गए हैं। आप एक काम करो, आप अपनी कॉपी लो, आप एक पेन लो और कॉपी पेन पर अपना सारा स्कोर लिखो कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताना, बिल्कुल सच सच बताना, बिल्कुल धोखा मत देना, क्योंकि धोखा दोगे तो आप अपने साथ धोखा दे रहे हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो होता है वो 55.5 होता है, 55.5 होती है शुद्ध जल की मोलरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है? हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से अणु संख्यक गुणधर्म कौन सा है? भाई मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रखी हैं, तो आपको पता होगा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, ये 4 तरीके की हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणु संख्यक गुण होते हैं। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं और तब हमें पता लगा कि कौन सी हमारे पास अणु संख्यक गुणधर्म है। तो पहला श्यानता, तो श्यानता जैसा कोई भी चीज हमारे पास अणु संख्यक गुणधर्म नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? प्रकाशिक घूर्णन, तो प्रकाशिक घूर्णन भी हमारे पास कोई भी अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है। तीसरा पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हमारा भौतिक राशि तो है लेकिन सरफेस टेंशन अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा परासरण दाब। बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वही हमारे पास एक अणु संख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोलता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई बहन। सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में लगातार कंटिन्यूअसली रिपीट होते जा रहे हैं और यही क्वेश्चंस आपके भी एग्जाम में आएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ जरूर करना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको टॉपर बनाएंगे। तो आपका फर्स्ट नंबर, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कम वाष्प दाब किसका होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज का कि 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर सुक्रोज और हमारे पास 1 मोलर NaCl या 1 मोलर K2SO4। इनमें से सबसे कम जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा वो किस चीज का हो जाएगा? तो आप याद रखना, जो वेपर प्रेशर होता है वो हमारे पास आयनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जिसके अंदर आयनों की संख्या ज्यादा होगी उसका वाष्प दाब उतना ही कम हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, तो ग्लूकोज में आयन होते ही नहीं है। ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1 होती है। हमारे पास सुक्रोज में भी आई की वैल्यू 1 होती है। मतलब ग्लूकोज और सुक्रोज आयनों में नहीं टूटते हैं। उसके बाद हमारे पास NaCl में भाई क्या होगा? NaCl में Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। कितने आयन बने?
1 और 2, मतलब इसके अंदर 2 आयन बनेंगे, NaCl में 2 आयन बनेंगे। डी नंबर ऑप्शन क्या बोलता है कि 1 मोलर K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट में हमारे पास 2K प्लस बनेंगे, हमारे पास 2K प्लस बनेंगे, प्लस हमारे पास SO4-2 बनेंगे। तो इसमें आयनों की संख्या कितनी होगी? 2 आयन प्लस 1 आयन, बोलो तो 3 आयन बनेंगे इसके अंदर। तो K2SO4 के अंदर 3 आयन बनेंगे भैया। तो आपको पता है कि जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा होगी उसका वाष्प दाब उतना ही कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, क्योंकि हमारे पास आयन की संख्या ज्यादा है इसलिए हमारे पास यहां वेपर प्रेशर, वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा 4th नंबर और बेहतरीन क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मस्त क्वेश्चन ये भी है कि विलयन में कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो आपको पता है कि विलयन में कौन से गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं? भाई अणु संख्या गुणधर्म, और जो अणु संख्या गुणधर्म होगा ही नहीं तो इन पर निर्भर नहीं करेगा। तो हमारे पास वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये निर्भर करता है, हिमांक अवनमन ये भी निर्भर करता है, परासरण दाब ये भी निर्भर करता है, क्योंकि ये तीनों अणु संख्या गुणधर्म है। अगर मैं बात करूं पृष्ठ तनाव के बारे में तो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, इसलिए जो हमारे पास पृष्ठ तनाव होगा वो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार आपको करनी है, तभी आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 5वां नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको आपको रिमूव कर देना है। अब आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, कि इलेक्ट्रोड विभव किन किन चीजों पर निर्भर करता है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन का तापमान कितना है, हमारे पास टेम्परेचर क्या है उस सॉल्यूशन का, उस पर भी डिपेंड करता है, हमारे पास सॉल्यूशन की जो मोलारिटी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इन सभी फैक्टर्स पर हमारा जो इलेक्ट्रोड विभव है वो निर्भर करता है। तापमान पर भी करेगा, विलयन की मोलरता पर भी करेगा, धातु की प्रकृति पर भी करेगा। तो इन सभी पर हमारा इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बता दूं, जल के लिए हमारे पास जो वाटर होता है, वाटर हमारे पास जो हाइड्रोजन है, उनके बीच में जो रेशियो होता है वो रेशियो किसका होगा? तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन की हमारे पास जो एटॉमिक मास है, जो इसका परमाणु द्रव्यमान है वो 16 होता है और हाइड्रोजन का यहां पर हो जाएगा 2। तो मैं जब इसको काटूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास 8:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 8:1, 8:1 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, ऐसी धातु का नाम बताओ जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। कॉपर होगा या हमारे पास सिल्वर होगा या प्लैटिनम होगा या हमारे पास एल्यूमिनियम होगा। हमारे पास जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर होती है ना, वही सरलता से ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो हमारे पास एल्यूमिनियम जो होगा, एल्यूमिनियम सरलता से ऑक्सीडाइज हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों में से एल्यूमिनियम जो होती है वो सबसे ज्यादा ऊपर होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? भाई विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? सिग्मा की इकाई यहां पर पूछ रहा है आपसे। तो सिग्मा की इकाई क्या होती है? तो सिग्मा बराबर हो जाता है हमारे पास 1/ρ। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। तो हमें पता है सिग्मा बराबर 1/ρ और ρ क्या होता है? ओम मीटर। तो इसकी इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो आपको पता है कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सबसे ज्यादा सही ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर हमारे पास डी ऑप्शन होना चाहिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन हमारा 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? आपके पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, या हमें यहां पर मात्रक पूछा गया है, व्यंजक भी यहां पर पूछ सकता है क्वेश्चन में आपसे कि व्यंजक क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे यहां पर मात्रक पूछ रहा है। तो मात्रक आपको क्या लिखना पड़ेगा कि मीटर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, या आपके पास मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स।
आपको कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो मेरे प्यारे भाई बहन, ये आप कैलकुलेट आराम से जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या 10वां नंबर क्वेश्चन हम आ चुके हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि रंगीन आयन जो हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास कलरफुल आयन होते हैं, वो किनके कारण बनते हैं, रंगीन आयनों का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन आपके पास आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, या केवल हमारे पास इलेक्ट्रॉन के कारण, केवल इलेक्ट्रॉन के कारण। तो आप याद रखना मेरे प्यारे भाई बहन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जहां कहीं भी आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़े, जहां कहीं भी आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़े, कारण समझ जाना, रंगीन आयनों का निर्माण यहीं पर होता है कि रंगीन आयनों का निर्माण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो होता है वो उपसह संयोजक यौगिक नहीं बनाता है। तो हमें पता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं उनके अंदर डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं। तो इनमें से देखो आपके पास डी ब्लॉक की धातु कौन है। कोबाल्ट हमारे पास डी ब्लॉक की धातु है, क्रोमियम हमारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्रोमियम यहां पर भी हमारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सोडियम जो होता है, सोडियम हमारे पास एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो सोडियम हमारे पास उपसह संयोजक यौगिक नहीं बनाएगा। तो आप याद रखना, सोडियम की जगह अगर यहां पर मैग्नीशियम भी आ जाए या यहां पर हमारे पास पोटेशियम भी आ जाए तो ये सभी क्या होती हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसह संयोजक यौगिक नहीं बनाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे प्यारे भाई बहन, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी देने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से भी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉस जीन का फॉर्मूला क्या होता है। फॉस जीन का फॉर्मूला एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। फॉस जीन जो होती है इसको मैं बोलूंगा कार्बोनिल क्लोराइड। ये हमारे पास कैसे बनाई जाती है, तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन करते हैं ये एक्चुअल में जहरीली होती है, इससे बेहोशी आती है, लोग जब हाई क्वांटिटी में लेते हैं तो लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा COCl2, इसका मतलब होता है कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड कैसे बनता है, हमारे पास CHCl3, हमारे पास जब क्लोरोफॉर्म होगा, क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन कराने पर हमारे पास COCl2 बनता है, प्लस हमारे पास HCl गैस बाहर निकल जाती है। तो इससे हमारे पास कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा। कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉस्जीन गैस इसको बोल देता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्लोरोफॉर्म किसके व्युत्पन्न होते हैं। हमारे पास क्लोरोफॉर्म्स जो होते हैं वो किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं। तो आपको पता होगा जो क्लोरोफॉर्म्स जो होते हैं, जो क्लोरोफॉर्म हमारे पास जो है, हेलोफॉर्म्स, क्लोरोफॉर्म्स, ये सब एक ही बातें हैं। ये सभी जो होते हैं वो मीथेन के डेरिवेटिव्स होते हैं। मीथेन के व्युत्पन्न हमारे पास क्या कहलाते हैं, हेलोफॉर्म्स या क्लोरोफॉर्म्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, CHCl3, मैंने अभी आपको बताया क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोनिल क्लोराइड, और कार्बोनिल क्लोराइड को ही हम क्या बोलेंगे, फॉस्जीन गैस बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि परिशोधक एल्कोहल जो हमारे पास होगा उसमें एल्कोहल की मात्रा कितने % पाई जाएगी। तो आंसर याद रखना मेरे प्यारे भाई बहन, 95% पाई जाती है। 95% परिशोधक एल्कोहल उसके अंदर पाया जाता है। अगला फॉर्मूला भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोपिक्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3HNO2, CCl3NO2 या CCl3NO2, यही हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा क्लोरोपिक्रेन का। तो क्लोरोपिक्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3NO2 हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बहन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रशीतक के रूप में हम किसका यूज करते हैं। तो हमारे पास ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका यूज हम यहां पर ठंडा करने के लिए, किसी चीज को ठंडा करने के लिए करते हैं। तो हमारे पास CF2Cl2, याद रखना आंसर, और अपने आप से भी प्रैक्टिस करना कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो। तो हमारे पास CF2Cl2 मतलब डाइक्लोरो मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 18th नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए होता है। जय बड़ू चैप्टर का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन इसमें से देखो और बताओ कि कौन सा राइट आंसर होगा, अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन भी आप देख लो कि जल गैस से मैथिल अल्कोहल के निर्माण में
प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, इसको भी आप अच्छे से करना, ये आपका होमवर्क है। लास्ट वाला ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, ये भी आपका होमवर्क है। और ल्यूकास अभिकर्मक पर क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन मुझे जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, 20 आउट ऑफ कितने मार्क्स आपके आए हैं। मेरे प्यारे भाई बहन कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगा हो तो मुझे पूछ लेना, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। मेरे प्यारे भाई बहन मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।